सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पे मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सो अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हम क्लास 10 की साइंस को कवर कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में मैंने फिजिक्स का पोर्शन शुरू किया है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा वो हार्ड लगता है। तो इसी के बेस पर हम अपना जो हमने प्रीवियस चैप्टर शुरू जो हमारा चैप्टर शुरू हो रखा है, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि व्हाट इज वोल्टेज, हमने पढ़ा व्हाट इज करंट, हमने पढ़ा व्हाट इज रेजिस्टेंस, हमने इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हमने इसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी करते हैं शुरुआत में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये शायद आपका इंटरेस्ट बनाएगा फिजिक्स के अंदर, या जो चीज़ आपको हार्ड लगती है उसके अंदर। ठीक है, तो हमने करंट पढ़ लिया, हमने वोल्टेज पढ़ लिया, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा। मैंने आपको बताया था वोल्टेज क्या एक ताकत है जो किसको धकेलता है या किसको पुश करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं, किसी भी कोई भी चार्ज पुश होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, तो वहाँ पे क्या बनता है, करंट। अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, तो फ्री में तो चलेंगे नहीं, उनको कोई ना कोई तो अपोज करेगा। जब आप रोड पे चलते हो तो कोई ना कोई तो गाड़ी आपके सामने अटकेगी जिससे आपको अपने ब्रेक मारने पड़ेंगे। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये होता है। जब कभी इलेक्ट्रॉन एक एक एंड से दूसरे एंड में जाता है तो बीच में उसे बहुत सारे ऐसे चार्ज मिलते हैं जो उसका अपोज करते हैं मोशन का। और जैसे ही वो, अगर इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो उसकी स्पीड तेज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो उसका करंट भी ज्यादा बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन मंदा चलेगा तो उसका करंट भी मंदा बनेगा। तो इसी के बेस पे हमने पढ़ा था कि उसका खुद का भी अपना रोकने की पावर होती है हर एक मटेरियल की, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर वहीं हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा था और साथ में रेजिस्टिविटी कंसेप्ट को भी समझा था थोड़ा सा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, द रिलेशन बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, और जिसको हम कभी कभी ओम्स लॉ भी बोल देते हैं। तो ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन करी, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब कभी भी मैं किसी भी बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता हूँ, मैं किसी भी बैटरी की पावर बढ़ाता हूँ, किसी भी बैटरी की वोल्टेज बढ़ाता हूँ, तो मैं क्या नोटिस करता हूँ कि जब उस वाले सर्किट में करंट बढ़ जाता है। ये बड़ी बात थोड़ी है, अगर आप आज दो बैटरी की जगह तीन बैटरी लगा दो किसी भी जो डिवाइस चलती है, तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होगा। तो क्या उसने क्या माना कि जो भी करंट चलता है किसी भी सर्किट के अंदर, है ना, सर्किट का मतलब एक ऐसी जो जिसमें करंट चलता हो, रेजिस्टेंस हो, वो सब चीज, तो जो भी करंट चलेगा किसी भी वायर के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि तुमने उसको बाहर से कितनी वोल्टेज दे रखी है। अगर तुम उसको वोल्टेज ज्यादा दोगे तो करंट भी ज्यादा बनेगा, वोल्टेज कम दोगे तो करंट भी कम बनेगा। तो ये उसने क्या बात बोली कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द करंट इन द सर्किट इज डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। जो हम बाहर से वोल्टेज दे रहे हैं उसी पे करंट हमारा क्या है, डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वोल्टेज घटाऊंगा तो करंट ऑटोमेटिकली घटेगा। इसका मतलब ये दोनों चीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब एक चीज के बढ़ाने पर दूसरी चीज घटती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज करंट आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक चीज के बढ़ाने पर दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अगर यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है तो हम उसको हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर। आर हमने पढ़ी रखा है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो वी इक्वल्स टू आई आर हमारा एक फॉर्मूला बन गया, और ये कहाँ से आया, हमारा ओम्स लॉ से आया। तो ओम्स लॉ से हमारी दो चीजें आई, पहला वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फिर वहां से जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया तो हमारे क्या है, आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक था क्या, ओम्स लॉ। उसने क्या बात बताई, अगर मैं किसी भी सर्किट का वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ तो करंट उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज घटाऊंगा तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, इफ आर इज केप्ट सेम। अगर आर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो। अभी जो हमारा अगला सेक्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होते हैं इसके, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। और उन वाले न्यूमेरिकल्स में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, कि भाई जब हम दो चीज को आपस में डिवाइड करें तो हमारा कितना आंसर आता है, क्योंकि डिवाइड के अलावा उसमें कुछ नया खेल नहीं है ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हम एक डायग्राम भी, इस डायग्राम को भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या है कि उसने बोल दिया ओम्स ने कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो इसका मतलब हुआ v बढ़ाएंगे तो i बढ़ेगा, v घटाएंगे तो i घटेगा। तो इनका जो ग्राफ बनेगा, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ग्राफ फॉर वोल्टेज एंड करंट, कि जब वोल्टेज और करंट हमारे पास एक सर्किट में हो तो उसका हम ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम वाई एक्सिस पे मान लेंगे v, एक्स एक्सिस में क्या मान लेंगे आई, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ठीक है ना, तो किससे ग्राफ बन गया, वोल्टेज एंड करंट का, किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए। अच्छा, इसका जो स्लोप होगा आपने पढ़ा होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c लीनियर इक्वेशंस में, क्लास 10 की मैथ्स में। एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू mx प्लस c पे हम उसमें प्लॉट करते थे तो एक लाइन बनती थी स्ट्रेट लाइन, है ना। तो उस लाइन में कुछ ना कुछ स्लोप निकलता था, वहां पे हम स्लोप को m इक्वल्स टू tan थीटा मानते थे या फिर y अपॉन x मानते थे। तो यहाँ पे जो हमारे स्लोप होता है इस वाले थीटा का, इसका एक फिक्स नाम होता है, वो होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब जब भी मैं v अपॉन आई करूंगा, क्या करूंगा, v अपॉन आई, तो मुझे आंसर किसका मिलेगा, हमेशा r का।
यही तो है। वाई एक्सिस पे आपका क्या है v, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका i, और y इक्वल्स और सॉरी m इक्वल्स टू क्या होता है y अपॉन x। तो y की जगह क्या रखेंगे हम v, x की जगह रखेंगे i, तो ये किसका आंसर निकलेगा m का। m क्या होगा स्लोप, और उसको हम क्या बोलते हैं v अपॉन क्या बोलते हैं r। तो कोई हमसे पूछ ले कि vi का जो स्लोप है, वोल्टेज करंट का जो स्लोप है किस ग्राफ में, ओम्स लॉ में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, किसको करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को प्लीज दोबारा से देखिए प्रीवियसली, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और साथ में सर्किट को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो हमारा जो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, क्यों, क्योंकि उसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे और साथ में और कंसेप्ट भी समझेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक्स असलियत में होती क्या है या वो कंसेप्ट होते क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, बोर्ड माने लायक भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, नॉर्मल सी बात है, सबके पास ही होगा वो 60 वोल्ट है, उसके अराउंड जो वोल्टेज है वो कितनी हो रही है 60 वोल्टेज। ठीक है, उसके अराउंड कितनी वोल्टेज 60 वोल्टेज। जब उसके पास 60 वोल्टेज तो ऑब्वियसली बात है उसके पास करंट भी तो होगा, तो उसके पास कितना करंट है 4 एम्पियर का। अगर मुझे नहीं पता तो मैंने कैसे पता लगाया। अब देखो 60 के साथ क्या लिखा है v का मतलब वोल्ट, तो v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है, तो उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है शुरुआत में 60 वोल्ट। जब उसके 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसने 4 एम्पियर करंट ले रखा है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है करंट की, तो आई की वैल्यू कितनी है 4, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट। इतना तो हमें यहाँ से अभी तक समझ में आया। अच्छा, फिर उसने क्या पूछ रखा है, व्हाट विल बी द करंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल इज 120 वोल्ट। कहने का मतलब, अब देखो कोई भी एक हीटर है, अगर आप उसको 60 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो वो 4 एम्पियर करंट दे रहा है, लेकिन अगर आप उसको 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे, है ना, 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे तो कितने का करंट लेगा। ऑब्वियसली बात है, ओम्स ने क्या बात बोली थी, अगर हम किसी का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसका करंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो अगर 60 से करंट कितना हुआ होगा 120, तो सॉरी, अगर वोल्टेज 60 से 120 हुई होगी तो करंट भी तो इंक्रीज हुआ होगा। 4 से क्या पता 8 हुआ हो या 12 हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यही कहता हमारा ओम्स लॉ का तो फंडामेंट था ना कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ प्रूफ भी कर रहा है। जब 60 वोल्ट थी तो 4 एम्पियर करंट है, तो बताओ 120 पे कितना एम्पियर करंट होगा, है ना। जबकि हीटर सेम है, हीटर नहीं बदला हमने। अगर हीटर सेम है तो ऑब्वियसली बात है उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। जब वो रखा होगा तो उसका रेजिस्टेंस, सबसे पहले हमें उसका काम क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस निकालना है कि उसका कितना रेजिस्टेंस था जब उसके पास 60 वोल्ट का, तो 60 वोल्ट की तो पोटेंशियल डिफरेंस थी और 4 एम्पियर का वो करंट बना रहा था। तो हमें पता है V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, है ना। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा V अपॉन आई, क्या हो गया V अपॉन आई। तो V अपॉन आई का मतलब R का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा V अपॉन आई। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे 60 वोल्ट, ठीक है ना, और करंट कितना है हमारा 4 एम्पियर। तो जब ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो कितना हो गया R इक्वल्स टू 15 ओम। ठीक है ना, R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 ओम। अच्छा, जब हम ये वाली बैटरी हटा लेंगे 60 वोल्ट वाली और 120 वाली लगा देंगे, जब इसके अराउंड क्या कर देंगे 120 वाली वोल्टेज लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस तो हीटर तो सेम ही है। अगर हीटर सेम है तो उसका रेजिस्टेंस तो सेम माना जाएगा। तो रेजिस्टेंस अब हीटर कितना हो गया 15 ओम। हमने कितनी वोल्टेज लगाई उसकी 120 वोल्ट, है ना भाई, रेजिस्टेंस सेम है। अब जो हमारा नया कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। ठीक है, हमने उसके अराउंड 120 वोल्टेज लगा दी, क्या लगा दी 120 वोल्टेज। अब हमें ये वाला करंट बताना है ना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, बन गया। रेजिस्टेंस हमें पता है, वोल्टेज पता है, हमें करंट तो निकालना। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा V अपॉन R। तो वोल्टेज कितनी है हमारी 120, रेजिस्टेंस कितना है 15, तो 15 8 जा कितने होते हैं 120, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 8 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने वाला न्यूमेरिकल अपना कर लिया। तो ये वाले न्यूमेरिकल में क्या बात सीखी, अगर हमें सबसे पहली बात सर्किट हम अपना फिक्स रखते हैं। सर्किट फिक्स का मतलब अगर हम रेजिस्टेंस फिक्स रखते हैं तो उस समय क्या फायदा मिलता है कि हम एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दें, उसके बाद हम कितने भी करंट वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि आप बताओ जब हम 240 वोल्ट कर दें, जब हम 240 वोल्ट कर दें या 220 वोल्ट कर दें, तो बताओ कितना करंट आएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बहुत बेसिक सा इसका फंडामेंटल। अच्छा, अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स पाते हैं। अब एक बार बताओ, अगर आप 60 वोल्ट का बैटरी दे रहे हो और 4 एम्पियर करंट ले रहे हो, तो आप कितनी बढ़ा रहे हो, डबल तो कर रहे हो। 60 का डबल क्या हो गया 120, ऐसे 4 का डबल क्या होगा 8, तो 8 तो आंसर है हमारा। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, पर एक किसी किसी हद तक ही वैलिड रहती है, लेकिन क्योंकि ओम्स लॉ भी पूरा करेक्ट नहीं है अपने आप में भी, जब आप क्लास 12 में इसके बारे में पढ़ोगे और डीपली। तो बस यहाँ पे हाँ, जल्दी से आंसर बताने के लिए हम बोल सकते हैं भाई, अगर हमारा वोल्टेज भाई कितना 60 से 120 हुआ है तो करंट भी तो 4 से 8 हुआ होगा। या फिर कोई वो आपसे बोल दे कि भाई जब हमारा 240 वोल्ट था और करंट 12 एम्पियर है, 240 वोल्ट पे करंट कितना है 12 एम्पियर,
तो बताओ 120 पे कितना होगा, तो 240 से हम क्या हो गए, हाफ हो गए 120 पे। तो ऐसे ही हम कितना 12 से हाफ होंगे किस पे, 6 पे, तो हम डायरेक्ट बता देंगे 6 है। लेकिन ये वाली ट्रिक आपकी जब काम नहीं करेगी, जब वो आपसे बोल देगा कि बताओ, इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दूं कि बताओ 100 वोल्ट पे कितना करंट है ना, 100 वोल्ट पे कितना करंट है, तो फिर से आपको इस वाले फंडामेंटल पे आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 100 वोल्ट के लिए आपको करना पड़ेगा अपॉन 100, यहाँ 100 अपॉन 15 करना पड़ेगा, तो फिर कटेगा 15 से 90, फिर दोबारा कटता रहेगा वो 666 पॉइंट ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसका कर सकते हैं। आपको बस 1 मिनट फालतू लगेगी और आप इस वाले फॉर्मूले से इजीली अपने इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इससे प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने अपने ओम्स लॉ को पढ़ा और ओम्स लॉ के जो भी फॉर्मूले थे हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और मैं इस बात को ये मानकर चलता हूँ कि आपको डिवाइड करना आता होगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपको डिवाइड करना आता तो आप इसके न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकते हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आता है तो, ठीक है। तो पिछले वाले हमने अपने जो एक सेक्शन था उसमें हमने एक चीज पढ़ी कि V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है ना। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की क्या होती है, एम्पियर, ठीक है, और R की क्या होती है, ओम। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हम सबसे पहला काम फंसते हैं कि ये वैल्यू किस चीज की है। तो अगर हमें यूनिट क्लियर से है अपनी, तो हम उस यूनिट को पहचान कर ये फाइंड कर सकते हैं कि हमें ये चीज गिवन है क्वेश्चन में और हमें निकालना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 12.3। इसमें क्या बोल रखा है कि हाउ मच करंट विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक रेजिस्टेंस क्या होता है। एक रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो करंट को रोकता है या करंट का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। बल्ब, हीटर, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं उसको, हीटर हो गया, कोइल्स हो गई, मोबाइल फोन हो गया, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, जो भी चीज करंट से चल सकती है वो सारी क्या है, रेजिस्टेंस। तो प्लीज आप अपने पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जगह ये दे दिया। वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ऐसे वर्ड डालता है, जैसे बल्ब तो नॉर्मल सा वर्ड हो गया, या फिर वो किसी क्वेश्चन में बोल देगा द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, या फिर वो बोल देगा द रेफ्रिजरेटर, या वो बोल देगा द एसी, है ना, या बोल देगा द मोबाइल, वो कुछ भी बोल सकता है। जो भी चीज करंट से चलती है वो क्या होती है, हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप प्लीज इस बात से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि उसने ये दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा। उससे कुछ भी मतलब नहीं होता, बस जो भी चीज करंट का इस्तेमाल करिए उससे खुद तो क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन पाते हैं, हाउ मच करंट। हाउ मच करंट का मतलब कितना करंट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब एक रेजिस्टेंस है ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की। तो ऑब्वियसली बात है, हमें क्या दे रखा है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो हमारी वी की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। ये मैंने केवल यूनिट देख के पहचान लिया, ठीक है ना। फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज 1200 ओम। इस वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, 1200 ओम, ठीक है ना। तो मैंने क्या काम कर दिया, आर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 1200 ओम। अगर मुझे नहीं पता था तो मैं बस इसकी यूनिट देखता, यूनिट क्या है, ओम। तो ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। तो अब वो पूछ रहा है हाउ मच करंट, मतलब आई पूछ रखा है ना उसने, आई। अच्छा, ओम्स लॉ ने हमें ये वाली बात बताई दी थी कि V इक्वल्स टू IR होता है। हमें V पता है, हमें R पता है, हमें I निकालना है। कैसे निकलेगा, I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R। होगा नहीं होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी, इसको हम यहाँ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, V अपॉन R। तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। V की वैल्यू क्या होगी, 220 अपॉन 1200, ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 11 और ये क्या हो गया 60, ठीक है। फिर हम इसको और काटेंगे तो 1.1 अपॉन 6, ये जो कटेगा 11260, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर, लगभग 6 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर कितना हो गया ये 6 बन गया 6, और फिर कितना होगा 56 8 जा 48, 20 6 3 जा 18, तो लगभग इतने एम्पियर, 0.183 एम्पियर क्या होगा इसमें करंट है, 0.18 एम्पियर इसमें क्या होगा करंट, अगर हम कितने रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें, इतने का, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपका दोस्त कह रहा है कि भाई मैं तो इस वाले बल्ब को नहीं लगा रहा, मैं तो किसी और चीज को लगाऊंगा और तेरा जो वोल्टेज है वो भी सेम रखूंगा, तो क्या अब भी सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के चेंज करते ही सबसे पहले किस पर असर पड़ेगा, करंट पे। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपके पास एक बाइक है और बहुत अच्छी बाइक है वो, लेकिन आप एक ऐसी रोड पर जा रहे हो जो बहुत खराब रोड है, तो ऑब्वियसली बात आपको स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी। अब दूसरा केस क्या मान लेते हैं कि उसके बराबर वाली रोड बहुत अच्छी है, उस पर कोई भी गड्ढा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी स्पीड बाइक पर डिपेंड थोड़ी ना कर रही है, आपकी स्पीड डिपेंड कर रही है आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके नंबर भी उसी पाथ पर डिपेंड करेंगे जिस पाथ को आपने फॉलो कर रखा है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं इस वाले पाथ को बदल दूंगा, इस वाले रेजिस्टेंस को बदल दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है इसकी स्पीड भी बदलेगी, स्पीड का मतलब इसका करंट भी बदल जाएगा। तो
अब अगले वाला पार्ट में कहा था कि उसने कोई दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया होगा। मैं इतने बड़े क्वेश्चन को तो बोर्ड पे नहीं लिख सकता, बस मैं आपको बता सकता हूँ कि सब चीज सेम है, वोल्टेज भी सेम है। उसने क्या काम करा, रेजिस्टेंस वह कितने का ले लिया, 100 ओम का, 100 ओम का उसने रेजिस्टेंस ले लिया। वो पूछ रहा है कि बताओ अगर मैं 100 ओम का रेजिस्टेंस लूंगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी। अब सेम बात है भाई, वोल्टेज तो मुझे पता ही है, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। तो अब हमें करंट बताना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर। तो मैं क्या लिख दूंगा, 220 अपॉन 100। ये कट गया तो कितना बचा, 2.2 एम्पियर। आगे नहीं आ गया। तो आपने एक बात नोटिस करी क्या, कि जब वोल्टेज सेम है, यहाँ भी वोल्टेज कितनी है 220, यहाँ भी वोल्टेज कितनी है 220। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1200 रेजिस्टेंस लिया, वैल्यू आई 0.18, वैल्यू गई 0.18। लेकिन जैसे ही मैंने क्या काम करा, रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो इसमें करंट बढ़ गया। होगा नहीं होगा वही वाली बात की, अगर हम रास्तों में गड्ढे कम कर देंगे, अपने पाथ को बहुत स्मूथ बना लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो इसकी वही तो यहाँ पे चीज फॉलो हुई है क्या, अगर हमने रेजिस्टेंस 100 ओम कर दिया तो हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है।